Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel LWR Academy। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 15 पार्ट 2 फिज़िक्स के एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर हम फिज़िक्स के पेपर को देखते हैं, प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स को भी देखें तो मोस्टली जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं फिज़िक्स के जो हमने 22 अटैम्प्ट करने होते हैं वो एक्सरसाइज से ही होते हैं। तो इसी सिलसिले में स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो उनको डिस्कस कर रहे हैं, और साथ साथ आपको इस वीडियो में ये भी बताया गया है कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड में आ चुका है। और दूसरा ये कि अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने आंसर उसका कितना लिखना है, टू दी पॉइंट आंसर लिखना है आपने, कोई उसमें एक्स्ट्रा वर्डिंग आपने ऐड नहीं करनी। तो स्टूडेंट्स चलते हैं ज़रा हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं जो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो जस्ट यहाँ पर आज शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को अगर एक्सरसाइज देखें आप पार्ट 2 फिज़िक्स की चैप्टर 15 की, तो आपको कुछ डायग्राम वाले भी वहाँ पर MCQs दिखाई देंगे। तो वो अभी मैंने निगलेक्ट किए हैं, जो डायग्राम के बगैर हैं, जिनमें यानी कि डायग्राम नहीं थी स्टेटमेंट्स के अंदर, मैंने वो यहाँ पर क्वेश्चन अभी डिस्कस किए। तो चलें देखते हैं ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं। इसमें स्टेटमेंट उसकी कुछ इस तरह से है, डज द इंड्यूस्ड EMF इन द सर्किट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। डज द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एक तो उसने स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पूछा है कि इंड्यूस्ड EMF सर्किट में जो है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है या नहीं करती। एक पार्ट ये है इसका, और दूसरा पार्ट है कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो डिपेंड करता है कि नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट के लिए आप लोगों ने बात याद रखनी है, तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले चेंजिंग फ्लक्स, कि हमने मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसको चेंज करवाना है किसी भी लूप में। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स EMF इंड्यूस्ड होगी, और स्टूडेंट जब EMF इंड्यूस्ड हो जाएगी तो फिर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा वहाँ पर। ये तीन चीज़ें आपने याद रखना है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, प्रोड्यूस इंड्यूस्ड EMF एंड प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट। तो दो पार्ट इसके क्वेश्चन के हैं यहाँ पर। पार्ट नंबर ए स्टूडेंट्स आंसर पर हम चलते हैं, और याद रखें स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन 14 टाइम डिफरेंट बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है अब तक। पार्ट नंबर ए में जो उसने पूछा था कि इंड्यूस्ड EMF रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है कि नहीं करती, तो स्टूडेंट्स उसका आंसर नो, इंड्यूस्ड EMF रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम उसकी मैथमेटिकल फॉर्म जानते हैं, EMF इज इक्वल टू -n del phi ओवर del t होता है। और स्टूडेंट्स आप इस फार्मूले में यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि n नंबर ऑफ टर्न है, del phi चेंज इन फ्लक्स है, del t टाइम के लिहाज से, यानी कि चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको इस फार्मूले में कोई भी यहाँ पर EMF जो उसका रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ नज़र नहीं आ रहा, तो लिहाजा EMF जो है वो सर्किट की रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम चेक करें दूसरा पार्ट कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि नहीं करता, तो बी पार्ट जो इसका उसमें यस, इंड्यूस्ड करंट जो है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हम अगर देखें ओहम लॉ के V इज इक्वल टू IR, और V की जगह स्टूडेंट्स हम EMF पुट कर देंगे, और हम अगर I की वैल्यू डिराइव करें तो EMF ओवर R बन जाएगा। तो यहाँ से आपको रिलेशन से नज़र आ रहा है I यानी करंट और रेजिस्टेंस। ये करंट जो है ये इंड्यूस्ड करंट का नाम देंगे आप। ये करंट जो है R रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर रेजिस्टेंस लो तो करंट हाई, और अगर रेजिस्टेंस हाई तो करंट लो हो जाएगा। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ऐसे आप इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट एक्सरसाइज का, उसकी तरफ हम चलते हैं। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर is moving through a uniform magnetic field. Normal to the loop is oriented parallel to the magnetic field. Is EMF induced in the loop? Give a reason for your answer. स्टूडेंट्स क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उसके अंदर हमने एक लूप यानी एक एरिया है उसको पैरेलल रख दिया है मैग्नेटिक फील्ड के। तो हमने ये बताना है उसमें EMF इंड्यूस्ड होगी या नहीं होगी।
अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर उसने क्योंकि क्लियर कर दी है बात स्टेटमेंट के अंदर ही, इस तरह का आगे भी एक क्वेश्चन आएगा, मैं वहाँ पर भी आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब आप लूप को पैरेलल रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस लूप का वेक्टर एरिया, यानी आपने उसकी एक कोई साइड फिक्स करनी है, यानी आप फेस कह दें उसका कोई, आपने उसको कोई डायरेक्शन देनी है। तो स्टूडेंट्स जो लूप होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी, जैसे हम वेक्टर एरिया का नाम देंगे, वो परपेंडिकुलर होगा, जबकि ओवरऑल पूरा लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही होगा। लेकिन आपने जो एंगल पुट किया करना है वो एंगल आपने वेक्टर एरिया वाला यूज़ करना है, यानी वेक्टर एरिया ए और मैग्नेटिक फील्ड बी, उनके दरमियान क्या एंगल होगा। तो ये पैरेलल रखा है स्टूडेंट्स। पहली तो बात है इसका आंसर कि ईएमएफ इंड्यूस्ड उसमें नहीं होगी कोई भी। क्यों नहीं होगी, मैंने अभी आपको बताया इसका आंसर, अभी एक क्वेश्चन और आगे आएगा, वहाँ पर भी आप ये डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। तो आंसर में क्या लिखा है, नो ईएमएफ इज नॉट इंड्यूस्ड इन द स्क्वायर लूप। इन दिस केस मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप इज कांस्टेंट डेल फाई। वैसे इसका फॉर्मूला भी है, डेल फाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, बी डॉट डेल ए या डेल इंटू बी डॉट ए, ऐसे फार्मूला बनेगा। लेकिन अभी तक के लिए आप फिलहाल इसको ऐसे ही समझें, डेल फाई इज इक्वल टू जीरो। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी होता है। डेल फाई तो स्टूडेंट्स क्या था, जीरो, जीरो पुट कर देंगे तो ओवरऑल जीरो डिवाइडेड बाय डेल टी, जीरो और एन मल्टीप्लाई होगा जीरो से, तो ओवरऑल ई एम एफ क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आपने इतना लिखना है। 3 टाइम ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस चैप्टर का, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, आपको दिखाई भी यहाँ पर दे रहा है, 28 टाइम्स डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर में ये पूछा जा चुका है। क्या कहता है इसमें, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम यहाँ पर चेंज ईएमएफ वगैरह या करंट वगैरह की बात नहीं करते, मैं जनरल चेंज की बात करता हूँ। तो स्टूडेंट चेंज याद रखिएगा 2 तरह का होता है, इंक्रीजिंग में भी चेंज होता है और डिक्रीजिंग में भी चेंज होता है। मींस कि किसी भी सर्किट में करंट ज़ीरो है, हमने स्विच क्लोज किया और ज़ीरो से करंट मैक्सिमम की तरफ जाना शुरू कर गया, ये भी चेंज है स्टूडेंट। और हमने स्विच को ओपन किया, करंट मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ आना शुरू हो गया, ये भी स्टूडेंट्स चेंज है, यानी इंक्रीजिंग में भी और डिक्रीजिंग में भी। एक गाड़ी की स्पीड कम से ज़्यादा हो रही है, चेंज आ रहा है, या ज़्यादा से कम हो रही है, ये भी चेंज आ रहा है। तो ये भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है। वो क्या कहता है, कहता है डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट। क्या ईएमएफ कहता है उसी वक्त, सिंपल अगर समझे तो कहता है ईएमएफ उसी वक्त इंड्यूस्ड होती है हमेशा जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज ही हो सर्किट से। तो स्टूडेंट्स नो, इसका आंसर नो होगा। चाहे, क्योंकि मैंने शुरू में अभी आपको बताया इस चैप्टर में 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, क्या, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट। तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाएं अगर, और वो चेंज स्टूडेंट्स 2 तरह का हो सकता है, इंक्रीजिंग में भी डिक्रीजिंग में भी। तो वो हमें क्वेश्चन में पूछता है क्या डिक्रीजिंग की वजह से ही आता है, नो ऐसा नहीं होगा। और ये बात हमें क्लियर भी की थी चैप्टर के अंदर लेंजेस लॉ ने। क्या है हमारे पास, नो इट इज ऑलवेज अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या कहता था, कोई भी चेंज है इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको अपोज करेगी। मीन अगर आपका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कोशिश करेगी उसे डिक्रीज करवाए, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कोशिश करेगी उसे इंक्रीज करवाए। अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज टू कॉज द प्रोड्यूस इट। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग थ्रू अ सर्किट ईएमएफ एक्ट टू इंक्रीज, यही मैंने अभी बात की। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट एंड वाइस वर्सा में इसका उल्ट होगा वैसे ही से। तो ये स्टूडेंट्स आप इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 टाइम बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। और स्टूडेंट्स ये था वो क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको यहाँ पर देखें ज़रा, ये क्वेश्चन 2 का जो आंसर मैंने बताया था कि अभी आपको नेक्स्ट मैं बताता भी हूँ। तो यही क्वेश्चन इसी तरह आप इसको समझिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिखाई दे रही है।
तो क्या कहते हैं इसमें स्टूडेंट्स, हाउ वुड यू पोजीशन अ फ्लैट लूप ऑफ वायर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देयर इज नो इंड्यूस्ड इन द ईएमएफ। क्वेश्चन में हमें क्या पूछता है स्टूडेंट, कि आपके पास एक लूप है, फ्लैट लूप वायर का बना हुआ, और आप उसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो किस तरह आप उसे रखेंगे कि उसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड ना हो। तो कुछ हिंट आपको ऊपर क्वेश्चन 2 में भी मिल गई थी स्टूडेंट्स ये, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में खुद ही लिखा हुआ था कि पैरेलल रखा था मैग्नेटिक फील्ड के, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुई थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी आपने इसका आंसर यही देना है, क्या, कि आपने वो जो लूप था वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लूप जो है वो पैरेलल है, बट आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये डायग्राम मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पर, ज़रा गौर करें कि लूप तो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड में, बट उसका जो वेक्टर एरिया है एरो से आपको दिखाया गया है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। तो आपने ये एंगल यहाँ से पिक करना है हमेशा, यानी वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड बी के दरमियान जो एंगल है वो 90 का बन रहा है, ये नीचे लिखा भी हुआ है स्टूडेंट। तो ये एंगल हमने यहाँ पर पिक करना होता है। तो अभी ज़रा हम इसकी कैलकुलेशंस पर जाते हैं कि हमने लूप को तो पैरेलल रखा है, बट एंगल 90 का लेना है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं कि वो कहते हैं जी लूप अगर हमने पैरेलल वर्ड यूज़ किया है तो एंगल ज़ीरो, क्योंकि पैरेलल में एंगल ज़ीरो होता है। लेकिन याद रखिएगा, हमने एंगल पैरेलल वाला नहीं, बल्कि हमने एंगल वेक्टर एरिया का लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ बन रहा है। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन पर अगर आए, ये कैलकुलेशन ऊपर क्वेश्चन 2 में भी मैंने आपको अभी दिखाई थी। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या बनेगा, ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। फाई स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं, चैप्टर 14 भी आप लोगों ने पढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, और अगर आप बी डॉट ए डॉट खत्म करें तो कॉस थीटा आ जाएगा स्टूडेंट। थीटा आपको ऊपर बताया भी मैंने, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 90 है, तो थीटा की जगह स्टूडेंट्स आप 90 पुट करेंगे, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ओवरऑल सारा ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ज़ीरो। सेम स्टूडेंट्स यही कैलकुलेशन आप लोग क्वेश्चन 2 में भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे भी फैराडेज लॉ यूज़ किया है। फाई नज़र आ रहा है अभी आपको, लेकिन हमने यहाँ पर फाई को डायरेक्ट ज़ीरो लिख दिया था, बट आप फाई की जगह पे बी डॉट ए लिख के वो भी आप यहाँ पर सोल्यूशन इसका सॉल्व यानी कर सकते हैं हल इसको। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स। तो ये असल में मेन इस तरह से क्वेश्चन सारा सॉल्व होता है, लेकिन आप डिफरेंट बुक्स से पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर क्वेश्चन 2 का आंसर ऐसे ही गिवन है डायरेक्ट ही, इसलिए मैंने भी आपको डायरेक्ट ही, ताकि आप लोग कोई कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। तो चलें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 वाला, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, 8 टाइम ये डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर में पूछा जा चुका है। क्या कहते हैं इसके अंदर हमारे पास, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट वर्टिकली डाउन when a plane flies due to north which wing tip is positively charged। स्टूडेंट्स वो कहता है हमारे पास एक प्लेन है और वो फ्लाई करता हुआ जा रहा है और नॉर्थ की तरफ यानी मूव कर रहा है प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो कौन सी उसकी विंग टिप्स जो होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो स्टूडेंट्स याद रखें, हम यहाँ पर जो विंग टिप उसका बताएंगे कौन सी पॉजिटिवली चार्ज होगी। वेरी सिंपल, हमारे पास दो रूल हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। आप लोगों ने ड्यूरिंग क्लासेस अपने ये पढ़ा भी होगा इसमें कि रूल कौन से दो हैं, एक राइट हैंड पाम रूल है स्टूडेंट, और एक सिर्फ राइट हैंड रूल है। और फोर्स जो एक्ट करती है किसी चार्ज पार्टिकल पर, याद रखें जब जहाज़ जो है, प्लेन जो है वो एयर में फ्लाई करता है तो उसकी पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है, तो एक कंप्लीट चार्ज के तौर पर एक्ट करता है। तो उस पर स्टूडेंट्स जो फोर्स है वो हमने बतानी है कि कौन सी तरफ उस पर एक्ट करेगी। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले तो जो फार्मूला लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, आप इस फार्मूले की मदद से भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको ब्रैकेट में यहाँ पर नज़र आ रहा है v क्रॉस b लिखा है, v भी वेक्टर है और b भी वेक्टर है। तो स्टूडेंट्स अपनी फिंगर को आपने v से b की तरफ घुमाना है, यानी जहाज़ देखना अपने प्लेन नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अपनी फिंगर को पहले नॉर्थ की तरफ लेकर जाना है, राइट हैंड की जो आपका दायां हाथ है
उसकी आपने फिंगर को जहाज़ की तरफ लेकर जाना है सीधा, नॉर्थ की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है स्टूडेंट? डाउनवर्ड है। तो आपने मैग्नेटिक अपनी फिंगर्स को सीधे ले जाते हुए जहाज़ की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ और डाउनवर्ड मोड़ देना नीचे की तरफ। और जो आपके राइट हैंड का जो थंब है उसको आपने सीधा रखना है अपना। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस पर राइट हैंड रूल लगाते हैं तो आपका जो थंब होगा वो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा वेस्ट की। तो यानी जो वेस्ट विंग टिप होगी जहाज़ की वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी स्टूडेंट। और अगर अब मैं यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड पाम रूल अपने राइट हैंड को आपने बिल्कुल सीधा यानी कर लेना है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने फिंगर को दे देनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। और थंब जो है आपने अपने राइट हैंड का वो जहाज़ की डायरेक्शन पर रख देना है, जिस तरफ जहाज़ फ्लाई कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो फिंगर को डाउनवर्ड कर देना है। और स्टूडेंट्स जो पाम होगी वो आपको फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी, यानी वो साइड को रिप्रेजेंट करेगी जो साइड जहाज़ की विंग टिप्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो ये स्टूडेंट्स के यहाँ तक आज आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छी तरह से रेडी करने हैं कि 9 टोटल मैंने 9 में भी कुछ मिसिंग है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो जो डायाग्राम वाले वो मैंने अभी डिस्कस नहीं किए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और इसके डिस्कस करेंगे 10 11 ऑनवर्ड आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे। आज की वीडियो में 9 तक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। इससे आगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।